हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सभी बड़ी खुशी से होंगे, खुश होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो टॉपिक चल रहा था कल फिज़िक्स का, फोर्स इन नेचर, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का, ये 12th का। और कल हमने जो डिस्कस किया था वो कौन कौन से किए थे। एक तो ग्रेविटेशन फोर्स और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, जो किस में आते हैं, मैक्रोस्कोपिक बॉडी के ऊपर लगते हैं। ठीक है, तो किस पे लगते हैं, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के ऊपर एक्सर्ट होते हैं। ठीक है, अब इनके कुछ ना एडिशनल पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो कल रह गए थे वो हम कुछ एडिशनल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ पॉइंट्स जो बाकी हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो ग्रेविटेशन फोर्स के एडिशनल पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे कैसे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लगती है। ठीक है, मान लो मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, अर्थ की सरफेस के ऊपर मान लीजिए। ठीक है, ये हमारी क्या है, अर्थ है, और ये हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, एम, स्मॉल एम। ठीक है, स्मॉल एम, और इसका मास क्या है, कैपिटल एम। अब दो मासेस हो गए, एक अर्थ का मास अपना हो गया और इसका ऑब्जेक्ट का अपना हो गया, स्मॉल एम। ठीक है, अब जो ये इसके ऊपर पड़ा है तो इसकी कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रक्चर के कारण कुछ ना कुछ इसका वेट होगा। अगर इसका वेट होगा तो ये कुछ ना कुछ फोर्स जो है ग्रेविटेशनल पुल के कारण इसके किसके ऊपर लगेगी, इसके सरफेस के ऊपर लगेगी। लेकिन किधर लगेगी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। किधर लगेगी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब जितनी फोर्स ये अर्थ के ऊपर लगा रहा है उतनी जो सेंटर से, अर्थ के सेंटर से किधर की तरफ लगेगी, ऑब्जेक्ट की तरफ लगेगी। जिसके कारण क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर, अर्थ के ऊपर क्या होगा, स्टेबल। ठीक है, स्टेबल होगा। सो जितने भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर लाई करते हैं, जो भी उनका वेट है उसकी वजह से जो वो फोर्स अर्थ के सरफेस के ऊपर लगा रहे हैं वो किसकी तरफ लग रही है, टुवर्ड दी सेंटर ऑफ दी अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ। ठीक है, लगती है। तो नेक्स्ट हम कुछ पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल की बात करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में कि ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज़ बताओ। ठीक है, सो फर्स्ट है कि दैट इज़ अ यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, ये क्या है, यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स। यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स है, यूनिवर्सल लॉ है ये, कहीं मर्जी चले जाओ ग्रेविटेशनल पुल जो है आपके ऊपर लगेगा। कोई भी आपके हाथ में भी अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल पुल जो है वो हमेशा लगेगा। किसकी तरफ लगेगा, टुवर्ड दी सेंटर ऑफ दी अर्थ। ओके, और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की, दैट इज द वीकेस्ट फोर्स इन जो नेचर में ये क्या है, वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक तरफ तो इसको क्या बोला जा रहा है कि यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स है, और दूसरे पॉइंट में इसको क्या बोला जा रहा है, ये वीकेस्ट फोर्स है ना, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है। क्यों, ये क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसमें क्या है, जो मास लार्ज मास की बात हो रही है, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ की बात हो रही है। जब हम स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की बात करते हैं तो वो जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लगती हैं वो किस में लगती हैं, बिटवीन स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पार्टिकल्स में लगती हैं, बहुत फाइन पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक जो बॉडीज़ हैं उसमें लगती हैं। ठीक है, वो जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं उसमें उतना ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव और रिपल्शन होता है। ठीक है, मतलब वो उतनी जल्दी उसमें फिशन रिएक्शन होती है, उतनी ही जल्दी उसमें फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो ये हमने पूरा ध्यान रखना है कि एक तरफ तो ये यूनिवर्सल अट्रैक्टिव लॉ है, अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब सभी बॉडीज़ को अपनी तरफ खींच रही है।
ग्रेविटेशनल फोर्स जितनी भी अर्थ के ऊपर है, अर्थ के बाहर भी जो ये मैंने पहले लेक्चर में क्वेश्चन राइज किया था कि अर्थ जो है सन के अराउंड घूमती है, क्यों घूमती है, इसके पीछे भी जो रीज़न है दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है, उसकी वजह से जो अर्थ है अपने एक जो एक्सिस है, ठीक है, उसके अराउंड क्या है, जो भी उसका पाथ है उसके सन के अराउंड वो लगातार घूम रही है, इसी की वजह से ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट की अगर बात करेंगे, इट एक्ट अपॉन लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर भी ये क्या करेगी, एक्ट करती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड दी सन, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर भी क्या करेगी, एक्ट करती है। सो इट एक्ट्स अपॉन लॉन्ग डिस्टेंस, तो लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर ये लगती है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि ये अर्थ है, एक घूम रही है इस एक्सिस पे, और ये हमारा क्या है, सन, ठीक है। अब अर्थ का मास आप कैपिटल एम मान लो, जैसे हम लगातार कैपिटल एम ही मानते हैं, और इसका मान लो स्मॉल एम मान लो, एज्यूम करना है, ठीक है, दो मासेस हो गए। अब अर्थ में क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है, ये ग्रेविटेशन फोर्स क्या करेगा, इसको अपनी तरफ पुल करेगा, सन को, ठीक है। अब कितना ज़्यादा डिस्टेंस है दोनों में, तो फिर भी ये ग्रेविटेशन पुल जो है अपना काम कॉन्टिन्यूसली कर रहा है, जिसके कारण, इस पुल के कारण जो अर्थ है वो क्या है, इस एक्सिस के ऊपर बनी हुई है, ठीक है, लगातार इसके ऊपर ही रिवॉल्व कर रही है। फोर्थ पॉइंट, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। फोर्थ पॉइंट क्या है, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये कैसे, जैसे एफ ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, ठीक है, जैसे कैपिटल एम अर्थ का हो गया और स्मॉल एम अनदर ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस एंड उनका स्केयर डिस्टेंस। अब ये स्केयर कैसे हुआ, ठीक है, ये इसके पीछे भी एक कहानी है। जैसे मान लीजिए कि दो मासेस हैं, एक मास ये और दूसरा जो है ये बॉडी का है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, एक मान लो ग्रेविटेशन पुल लग रही है, जो अर्थ के, ये मान लो ये हमारा अर्थ है और ये हमारा क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये मास जो है इसके ऊपर ग्रेविटेशन पुल लगा, ये अर्थ की ओर आया कुछ डिस्टेंस के ऊपर, मान लो 1 सेंटीमीटर का इनके बीच में डिस्टेंस है। जैसे ही ये लगा तो अर्थ के सेंटर से इस मीडियन तक का, इसने अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का जो पुल लगाया, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो यहाँ से अर्थ के सेंटर तक जो पाथ इसने ट्रैवल किया बिकॉज ऑफ द पुल, क्योंकि दो तरफ से ही ट्रैवल हो रहा है, बोथ साइड से फोर्स लगेगी, ठीक है, एक इसके मास के कारण ऑब्जेक्ट के, और एक जो फोर्स जो खींच रही है अर्थ अपने मास के कारण, मतलब दोनों तरफ से लग रही है, इसीलिए ये क्या हो रहा है, इन्वर्सली स्केयर हो रहा है। इसको अगर हम और एक्सप्लेन करें तो कैसे होगा, जैसे मान लो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये स्मॉल आर है, ये डिस्टेंस को दोनों मास के बिटवीन जो डिस्टेंस है इसको हम किससे डिनोट करेंगे, आर। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द स्केयर डिस्टेंस बिटवीन द टू मास पार्टिकल्स एंड स्केयर ऑफ देम, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या मतलब है इसका, कि जैसे ये डिस्टेंस जैसे जैसे कम होगा, मान लो ये डिस्टेंस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कम हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इट इंक्रीजेज। अगर ये डिस्टेंस कम हो रहा है, अगर आर की वैल्यू क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, स्मॉल एम और अर्थ के बीच में, अर्थ के मास के बीच में, ठीक है, अगर ये इंक्रीज हो रही है तो इन्वर्स स्केयर लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर आर बढ़ेगी मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा, तो जो हमारी ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस जो है वो कम होता जाएगा। अब एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बताता हूँ। देखो लेक्चर बड़ा हो रहा है, इसकी मेरे को कोई चिंता नहीं है, ठीक है, कि कौन इसमें स्टेबल रहेगा कौन नहीं रहेगा बच्चा, लेकिन जो स्टेबल रहेगा उसको एक एक बात जो है आगे चल के काम आने वाली है नेक्स्ट चैप्टर्स में भी, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं रॉकेट प्रोपल्शन की, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ठीक है,
अर्थ को कैसे क्या डिनोट करते हैं, अर्थ के मास को हम कैपिटल M। अब इसके ऊपर जो हमारा ये है एक रॉकेट, ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे, इसको प्रोपल्शन करेंगे, तो इसको लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। क्या इसको हम जब लॉन्च करेंगे तो इसका मास मान लीजिए M है। अब कुछ ना कुछ डिस्टेंस अभी भी इसका अर्थ के मास और इसके मास में से मान लीजिए यहाँ से इसके सेंटर से लेकर, और मान लो यहाँ से लेकर ये सेंटर, ठीक है, और इसका सेंटर ये, यहाँ का ये डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से ले रहा हूँ ये मैं, और इसके सेंटर से ले रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास, इसका डिस्टेंस क्या है, R है, ठीक है, ये R मान लिया हमने। अब हम इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो देखेंगे कि कैसे कैसे वेरी करेगी वो। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला है मेजर करने का ये है। अब मान लो इसको प्रपोल्शन कर दिया, तो जैसे जैसे ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, क्या होगा, अब ये R क्या होगी, R बढ़ने लगी, ये डिस्टेंस क्या होगा, R हमारी प्लस, मतलब कुछ प्लस हाइट, मतलब कुछ ना कुछ हाइट गेन करती जा रही है, R बढ़ रही है, मतलब ये R इंक्रीज कर रही है। अगर ये R इंक्रीज करेगी तो ये फोर्स के ऊपर इन्वर्सली इसका इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। जैसे जैसे R बढ़ रही है, क्योंकि इन्वर्स में है ना ये, ठीक है, बटे में ये बढ़ेगी तो ये कम होगी। अब ये R बढ़ रही है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, रॉकेट के ऊपर अब धीरे धीरे जो अर्थ का जो इम्पैक्ट है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का इम्पैक्ट है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है, जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से दूर जा रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है, फोर्स है, वो क्या हो जाती है, एक कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट बोल सकते हैं। वहाँ पे जाके वो उसके ऊपर क्या है, उसको इतना उस एरिया से बाहर चला जाता है कि वो अर्थ उसको अपनी और अपने जोन में खींच नहीं सकती फिर, ठीक है। तो वो एक ऑर्बिट में चला जाता है और उस ऑर्बिट में फिर वो घूमने लग जाता है, जहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च हो जाता है, ठीक है। सो ये इसकी एक मैंने आपको एप्लीकेशन बताई। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये याद रखना आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे, सिमिलरली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो भी यही है, बस उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाती है, बाकी एज इट इज़ सेम ही है। बस उसमें क्या है, इसमें एक मासेस की बात हो रही थी, उसमें पार्टिकल्स की बात होगी, ठीक है। उसमें क्या है, जैसे मान लो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। अब जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो उसमें क्या आ जाएंगे, उसमें क्या थे, ऑब्जेक्ट थे, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट थे, इसमें क्या आ जाएंगे, पार्टिकल्स आ जाते हैं, इसमें क्या आ जाएंगे, पार्टिकल्स आ जाएंगे। जैसे मान लो पॉजिटिव 2 पार्टिकल्स आ गए, नेगेटिव 2 पार्टिकल्स आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव 2 पार्टिकल्स आ गए, ठीक है। अब इनका मास मान लीजिए ये m1 है, ठीक है, और दूसरे पार्टिकल का, या चार्ज पार्टिकल्स बोल सकते हो आप, पार्टिकल्स भी बोल सकते हो, चार्ज पार्टिकल भी बोल सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं, चार्ज पार्टिकल्स बोल सकते हो। अब इसको आप चार्ज पार्टिकल्स को कैसे डिनोट करोगे, इसको Q1 से कर लो, इसको Q2 से कर लो, यहाँ पे ये Q1 हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा, ये Q1 हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में, तो क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, ठीक है। इसमें इन दोनों में क्या होगी, रिपल्शन होगी, इन दोनों में भी क्या होगी, रिपल्शन होगी, क्योंकि लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। सो ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कल का लेक्चर जो था। तो नेक्स्ट जो है हम स्टडी करने वाले हैं, उसमें क्या आ जाएगा, ये सारी हम कल जो पढ़ा था उसको, मतलब उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, ओके। सो इसी तरह हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को और एक एग्जांपल के साथ जो करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई एक स्प्रिंग है, ठीक है, कोई भी एक स्प्रिंग है, जैसे मान लो उसको हमने फिक्स किया हुआ है, ये हमारा फिक्स एंड है कोई, इसको क्या किया हुआ है, इसके साथ एक स्प्रिंग को मास के साथ हमने एक मास के साथ किया हुआ, सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है,
इसका मास क्या है, कैपिटल है, ठीक है। अब जैसे ही इसका मान लो मास कितना है, 15 kg मान लो, 15 kg मास है। अब ये ग्रेविटेशन पुल के कारण किधर लगेगा, किधर लगेगा, ये दोनों के एग्जांपल बता रहा हूँ अब मैं। ग्रेविटेशन पुल लग रहा है इस मास के ऊपर, ये क्या होगा, स्प्रिंग में भी क्या आएगा, टेंशन क्रिएट होगी, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो इधर हमारी अर्थ है, अर्थ भाई साहब है इधर, ये अपनी सेंटर की ओर खींचेगी, इसको, इस मास को खींचेगी। ये किधर लग रहा है पुल, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसके कारण इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में क्या क्रिएट हुआ, ग्रेविटेशन फोर्स क्रिएट हुई। इसके विद रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ अगर हम स्प्रिंग की बात करें यहाँ की, तो अब जो इस मटेरियल में, जो यहाँ पे मटेरियल है, इसमें टेंशन क्रिएट ज़्यादा होगी, ठीक है, ठीक है। एंड अलोंग होल दिस लाइन, ये पूरी की पूरी लाइन में क्या होगी, टेंशन क्रिएट होगी, ड्यू टू दिस मास एंड ड्यू टू द ग्रेविटेशन पुल। अब जैसे ही यहाँ इस एंड के ऊपर प्रेशर पड़ा, तो यहाँ के जो मटेरियल के पार्टिकल्स हैं, यहाँ के जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं या मटेरियल चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो क्या होंगे, क्या होंगे, मटेरियल पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, चार्ज्ड। वो क्या हो जाएंगे, चार्ज्ड। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर पहले वो रेस्ट में थे। जब हमने ये मास नहीं लगाया था स्प्रिंग के ऊपर, जैसे ही हमने ये मास अटैच किया 15 kg का, तो उसमें टेंशन क्रिएट हुई। टेंशन की वजह से इस एंड के ऊपर जहाँ पे मास लगाया हुआ है, यहाँ इस एंड के ऊपर क्या होगा, इस लाइन में पूरी में क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगी। अब इस एंड के ऊपर क्या होगा, चार्ज पार्टिकल, जो मटीरियल के पार्टिकल्स थे, उनमें भी क्या होगी, एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी बिटवीन दी पार्टिकल, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे हीट प्रोड्यूस हुई तो चार्ज पार्टिकल क्या हुए, प्रोड्यूस हो गए। जैसे ही चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हुए तो क्या होगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ इस एंड पे क्या क्रिएट होगा, चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो गए, इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो फोर्सेस क्रिएट हुई ड्यू टू द स्प्रिंग, वो क्या क्रिएट हुई, जो भी फोर्स यहाँ पे क्रिएट हुई, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एल। एल क्या है, दैट इज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। जैसे ही हम इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन खोलेंगे तो दैट इज अ के कांस्टेंट, ठीक है। सो ये न्यूमेरिकल में कई बार आ जाते हैं ऐसे, तो के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, यू कैन से के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ओके। सो एक तरह की ये क्या, दो सरफेस के बीच में फोर्स लगी जिसके कारण चार्ज प्रोड्यूस हुई। तो ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसकी आप जो है वो एग्जांपल ले सकते हो कि ये क्या है, बिटवीन दी, इसमें जो है एटम्स के बीच में जो क्या है फोर्सेस जनरेट लगी, किसके में, एटम्स, जो हमारे स्प्रिंग में एटम्स के बीच में जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई उसके कारण चार्ज प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो इसमें दो तरह की फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं, समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी एंड उसके विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स भी, ओके। तो नेक्स्ट इज, सो इसके जो हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अब, जैसे हमने ग्रेविटेशनल की पढ़ी, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना है यार, हमने सब कुछ पढ़ के चलना है, ठीक है। वो थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो है, इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। इनमें से ही कई बार क्वेश्चन आ जाता है और वही फिर हमारे दिमाग से फिसलने लगते हैं, ठीक है, जब हमने पढ़ा नहीं होता। सो इट में भी क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इट में भी अट्रैक्टिव। अब देखो यहाँ पे मे भी वर्ड यूज़ किया गया है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव हो सकती है। क्यों भाई, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। किसका मटेरियल, जैसे इसकी एग्जांपल ले लें हम, स्प्रिंग। अगर ये मान लो स्प्रिंग जो है ये इलास्टिक मटेरियल का बना है, मान लो इलास्टिक मटेरियल, मान लो क्या है, नायलॉन है, या मान लो हमारा स्टेनलेस स्टील है, या मान लो हमारा आयरन का बना हुआ है, मतलब मटेरियल अलग अलग हो गया, उसमें कार्बन कंटेंट अलग अलग हो गया। तो उसकी ये डिपेंड करता है कि उसी वजह से, कार्बन कंटेंट की वजह से, या जितने भी केमिकल कंटेंट्स हैं इसमें,
जो मिक्स होते हैं मटेरियल को बनाने में, उसमें एटम की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एटम, उसी तरह से उसमें चार्ज प्रोड्यूस होंगे, उसी तरह से उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की जनरेशन होगी। मतलब इसीलिए इन्होंने बोला है कि ये श्योर नहीं है कि अट्रैक्टिव ही होगी, ये श्योर नहीं है कि रिपल्सिव ही होगी, लेकिन दोनों में से एक जरूर होगी, ठीक है। इट मे बी अट्रैक्टिव, इट मे बी रिपल्सिव। सेकंड पॉइंट, एंड इट ओबेज न्यूटन लॉ एंड कूलम्स लॉ। मतलब न्यूटन लॉ भी ये ओबे करेगा। अब मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताई है जिसमें न्यूटन लॉ भी ओबे कर रहा है और कूलम्स लॉ भी ओबे कर रहा है। कूलम्स लॉ क्या है और न्यूटन लॉ क्या है? न्यूटन ने क्या बताया था? ग्रेविटेशन फोर्स की इन्वेंशन की थी, ठीक है, लेकिन कूलम ने किसकी की थी? फ्लो ऑफ चार्जेस। किसकी की इन्वेंशन की थी? फ्लो ऑफ चार्ज की, ठीक है। सो दोनों के कॉम्बिनेशन को ये लेकर चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों आ जाती है इसमें। नेक्स्ट, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। कितनी स्ट्रॉन्गर है? 10⁻36। ये क्या है? स्ट्रॉन्गर देन, ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। उसके बाद आगे एंड 10⁻11 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन वीक फोर्सेस, एंड 10⁻11 टाइम्स ये है स्ट्रॉन्गर देन वीक फोर्सेस। जैसे हमने ग्रेविटेशन पढ़ा था कि वो लॉन्ग डिस्टेंस पे लगती है, ये किस पे लगती है? इट ऑपरेट्स बिटवीन शॉर्ट डिस्टेंस, क्योंकि चार्जेस की बात हो रही है भाई। अगर चार्जेस के बीच में फोर्स होगी तो ऑब्वियसली बात है कि डिस्टेंस बहुत शॉर्ट होगा। जैसे मान लो मेरे पास ये एक एटम है, अब एटम के बीच में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे क्या है? न्यूट्रॉन है, ठीक है। न्यूक्लियस मान सकते, न्यूक्लियस है यहाँ पे, और यहाँ पे इसी जगह पे न्यूक्लियस के इनसाइड और अराउंड क्या है? न्यूट्रॉन्स, ठीक है। सो मतलब बहुत फाइन चीज़ की बात हो रही है, एटम्स के बीच की बात हो रही है, ठीक है, माइक्रॉन्स में बात हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि डिस्टेंस बहुत शॉर्ट होगा, ठीक है। सो दीज आर ऑल्सो सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस मीन्स सेंटर टू सेंटर लगती है। जैसे मान लो ये चार्ज है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक, ये सेंटर टू सेंटर रिपल्शन होगी, सेंटर टू सेंटर एक दूसरे के अट्रैक्शन होगी। तो दीज आर ऑल्सो सेंट्रल फोर्सेस। नेक्स्ट वन, सो आगे हम जो है वो किसकी बात करेंगे? ये हमारा जो सारा कल का जो क्लियर हुआ टॉपिक, जो ग्रेविटेशनल फोर्स और जो हम क्या कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसकी प्रॉपर्टीज हमने सारी की सारी जो है वो क्लियर कर दी है, ठीक है। तो वीक फोर्सेस नाम से हमें श्योर हो रहा है कि जो क्या है सबसे जो वीक फोर्सेस होंगे, जिनमें ये किस में क्रिएट होती हैं वीक फोर्सेस? दैट क्रिएट्स इन बीटा डिके इन रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। वीक फोर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक। थर्ड टाइप ऑफ जो फोर्स है माइक्रो में आती है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज में आती है वीक फोर्सेस। अब वीक फोर्सेस किस में क्रिएट होती है? एक एक्सपेरिमेंट होता है बीटा डिके, हम आगे जाके चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तब तक के लिए अब इतना याद रखो, ठीक है, इन रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इसका बस अपने इतना ही याद रखना कि जो वीक फोर्सेस है ये किस में एग्जर्ट होती है? व्हेन बीटा डिके अकर ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, जब रेडियो एक्टिविटी होती है तब। जैसे आपने रेडियम देखा होगा,
रेडियम देखा है, घड़ियों में लगा होता है, वॉचेस में रात को है ना, जब आप टाइम में देखना होता है तो आपको वैसे वो जलता हुआ दिखाई देता है ना, स्पार्क लाइटनिंग नज़र आती है आपको ग्रीन कलर की रेडियम की, ठीक है। तो उसमें वो भी क्या है, एक तरह का रेडियम, उसमें भी रेडियो एक्टिविटी होती है, उसमें भी क्या है, वो वीक फोर्सेस की एक एग्जांपल आप ले सकते हो। उसमें भी जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, चार्जेस हैं, उनमें क्या होती है, वीक फोर्सेस होती हैं। इसीलिए वो क्या है, अंधेरे में भी आपको वीक फोर्सेस के कारण उनके जो पार्टिकल्स हैं उनमें मोशन होता रहता है, ठीक है। तो वो हमें उनकी मूवमेंट लाइट की फॉर्म में नज़र आती है, ठीक है। सो इसमें जो फोर्स है वो क्या होती है, 10⁻25 टाइम्स क्या होगी ये, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स स्ट्रॉन्गर है, ये नाम से वीक है, ठीक, लेकिन ग्रेविटेशनल जो फोर्सेस हैं उनसे ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जो वीक फोर्स है। स्ट्रॉन्ग क्यों है पता है, क्योंकि जब रेडियो एक्टिविटी होती है ना, जो बीटा डिके होता है, तो उसमें जब पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है, रिलीज होते हैं, तो वो क्या होते हैं, एट अ वेरी हाई स्पीड। जैसे ही वो हाई स्पीड से रिलीज जरूर होते हैं, जिसके कारण हमें उनकी क्या नज़र आती है, स्पार्किंग पार्टिकल्स नज़र आते हैं, ठीक है, स्पार्किंग पार्टिकल्स नज़र आते हैं। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स में जो डिस्टेंस है दो मासेस के बीच का, वो बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस से लगती है। लेकिन इसमें डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस होता है। इसी शॉर्ट डिस्टेंस की वजह से, ठीक है, ये शॉर्ट डिस्टेंस की वजह से दीज आर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स में क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू द वीक फोर्सेस पार्टिकल्स, राइट। सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों न्यूक्लियर, जो हमारी फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे। आप भी दोस्तों थोड़ा बोर फील होता होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपने जो है प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं 11th में जब आते हैं ना, तो फिज़िक्स जो है सबको मेरे ख्याल से टफ सब्जेक्ट लगता है। जब हम भी पढ़ते थे तो मैक्सिमम जो बच्चे होते थे उनको जो सबसे टफ जो सब्जेक्ट लगता था वो क्या था, यही था, ठीक है, उनको फिज़िक्स ही सबसे टफ लगता था। सो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, तो पढ़ते जाना है बस। तो न्यूक्लियर फोर्स की हम बात करेंगे एंड में, ठीक है। अब आगे टाइप्स ऑफ फोर्स का ये हम एंड टाइप ऑफ फोर्स पढ़ रहे हैं, जो एंड में है सबसे, न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स जो है दैट इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ये सबसे क्या है, स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। एंड दैट इज 10⁻38, that is 10⁻38 times stronger than। अब मैं ना एंड में एक आपको चीज़ समझाऊंगा, वो आपको अच्छी तरह सुननी है ध्यान से, और उसके ऊपर विचार करना है, ठीक है, कि ये क्यों बोला गया। एंड में बताता हूँ मैं आपको। स्ट्रॉन्गर देन किससे स्ट्रॉन्गर है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये क्या है, 10⁻² टाइम्स
स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है इसका रीज़न भी बताता हूँ। स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी 10⁻² टाइम्स, ओके। एंड 10⁻13 टाइम्स ये स्ट्रॉन्गर है किससे? वीक फोर्सेस। मतलब क्या हुआ, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये न्यूक्लियर फोर्स, ओके। एंड इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑन द न्यूक्लियन, ये सबसे बड़ी बात है। इट डू नॉट, ये किसके ऊपर नहीं डिपेंड करता? डिपेंड्स अपॉन दी it do not depend upon the charge of न्यूक्लियस, ठीक है, इसके ऊपर नहीं डिपेंड करता। एंड ये क्या है? शॉर्ट रेंज फोर्स है, इट्स अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। मतलब जो दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं या दो मॉलिक्यूल्स हैं जो भी हैं, ठीक है, उनके बीच, दोनों के बीच क्या होगा? बहुत शॉर्ट रेंज होगा, डिस्टेंस बहुत शॉर्ट होगा, ठीक है। इट्स अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस, ये एक पॉइंट याद रखना है, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस, ठीक है। रेंज बहुत शॉर्ट रहेगी इसकी, कितनी रहेगी? 10⁻⁻14, सोच सकते हो आप कितनी होगी, ठीक है, -14 है ये, ठीक है। सो इट डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट, इसके ऊपर इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इनवर्स स्क्वायर लॉ जो हम पीछे लगा रहे थे ना, पीछे ग्रेविटेशन फोर्स में, कि F फिजिकल्स टू क्या है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द टू बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये लगा रहे थे ना, ये देखो मैं साइड में लिख के बता देता हूँ। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? मास ऑफ टू बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इनवर्सली स्क्वायर लो, इसके ऊपर डिपेंड करता था ये ग्रेविटेशन फोर्स, लेकिन ये नहीं करता। इट डू नॉट इनवर्स, इट डू नॉट ओबे, इट डू नॉट ओबे लिख लेना यहाँ पे, इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब इसके ऊपर डिस्टेंस कम हो रहा है या डिस्टेंस बढ़ रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, इस फोर्स के ऊपर, न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जो है ये क्या है? बहुत ही फाइन जो पार्टिकल्स हैं, जिनका जो साइज किस में होता है? इसमें होता है माइक्रोन्स, किस में होता है? माइक्रोन्स में साइज होता है इनका, ठीक है। माइक्रोन से भी ज़्यादा एक फर्मी, एक यूनिट आती है फर्मी, ये किस में आती है? हीट के केस में आती है, ठीक है। हीट के केस में जब किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उस केस में ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं प्रोड्यूस होती हैं, वेरी फाइन। मतलब माइक्रोस्कोप को भी कितने हज़ार मल्टीपल के ऊपर वो क्या करना पड़ता है? जूम करना पड़ता है, फिर ये इनके ग्रेन्स नज़र आते हैं, ठीक है। जब हम आगे हायर स्टडीज़ में मेटलर्जी या मेटलर्जी एक्सरे पढ़ते हैं तो उसमें हम आगे जगह पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। सो दीज आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस। सो ये सभी इसके पॉइंट हमने याद रखने हैं। जैसे दूसरों में क्या थी? सेंटर टू सेंटर लगती थी, मास के एक मास के सेंटर से लेकर दूसरे मास के सेंटर तक, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है, ये एक मास है, ये एक मास है, ठीक है। सेंटर टू सेंटर फोर्स वो लगती थी, क्योंकि उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो भी लार्ज था। यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ के ऊपर ये डिपेंड करती थी, लेकिन ये नहीं करती है, ठीक है। तो ये इनके अलग अलग वेरिएशंस हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ न्यूक्लियर फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाउ ग्रेविटेशनल फोर्स रिलेट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस। तो ये आपने अभी ध्यान रखना है। सो एक जो रेशो है ये आपने ये ध्यान रखनी है। आगे जाके मैं अभी यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये रिलेशन
कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाता है ये, ठीक है, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एंड जो फोर्स हमारी कौन सी है, वीक फोर्स है, एंड उसके बाद जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, एंड उसके बाद जो हमारी न्यूक्लियर फोर्स है, ये कैसे मतलब एक दूसरे से रिलेट करती हैं, उनका है ये इज इक्वल्स टू, मैं इधर लिख रहा हूँ ये वैल्यू, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1 रेशो 10⁻25 रेशो 10⁻36 रेशो एंड 10⁻38। क्या मतलब है इसका, मैं समझाता हूँ कि जो अब देखो ये लास्ट में, इधर से ये लास्ट में है ना, ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये इज इक्वल्स टू है, ठीक है, इधर मेरे पास जगह कम थी, मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। अब जो न्यूक्लियर फोर्स है दैट इज 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, एंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है दैट इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड जो वीक फोर्सेज है दैट इज 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ये आपने रिलेशन याद रखना है, ठीक है, ये वाली वैल्यूज, अगर ये एक है तो ये इससे इतने गुना ज़्यादा होगी, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स, ये याद रखना है। अगर अकेली न्यूक्लियर फोर्स की पूछी जाए तो ये वाली फिगर याद रखना, ठीक है। तो काइंड ऑफ फोर्सेस जो थी, हमारा जो टॉपिक था टाइप ऑफ फोर्सेस, ये हमारा आज कंप्लीट हुआ, ठीक है, बहुत इलेबोरेट करके समझाया है, बार बार देख लेना, 2 लेक्चर मेरे इसी टॉपिक पे बन गए, ठीक है, फोर्सेस इन नेचर के ऊपर, तो ध्यान से करना बच्चों इसको, ठीक है, दोबारा से देख लेना, अगर कहीं पे आपको नहीं समझ में आप कमेंट कर देना, ठीक है, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है भाई। सो थैंक यू दोस्तों।